नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। भाजपा अपने दक्षिण विस्तार के अभियान को अब तेज कर रही है और इसे गति देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर और कटक दौरे पर हैं। बता दें आपको कि रविवार रात को ही दोनों ही नेता भुवनेश्वर पहुंचे और सोमवार की सुबह अमित शाह ने भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में पूजा अर्चना की। भुवनेश्वर और कटक की दीवारें शाह के पोस्टर, बैनर और तख्तियों से पटी हुई मिली हैं। और आपको बता दें कि अमित शाह ने श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर से अपना दौरा शुरू किया। इसके बाद वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मस्थल का दौरा करेंगे और इसीलिए वो कटक जाएंगे और गृह मंत्री उड़िया बाजार में इंडोर स्टेडियम तक एक रोड शो भी करेंगे। स्टेडियम में वो उड़िया दैनिक अखबार प्रजातंत्र के 75वें वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लेंगे और इस अखबार की स्थापना पूर्व मुख्यमंत्री हरिकृष्ण मेहताब ने की थी। बता दें आपको कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शामिल होंगे और बीजू नेता जनता दल के यानी बीजेद के कार्यकर्ताओं ने भी उनका भव्य स्वागत करने के लिए तैयारियां की हैं। और योगी सरकार जहां एक और प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चला रही है, वहीं सरेनी क्षेत्र में हरियाली पर पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत से वन माफियाओं का कहर जारी है। आए दिन यहां पर हरियाली पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, हरे भरे पेड़ों को, और इलेक्ट्रॉनिक आरा चलाया जा रहा है। बता दें आपको सरेनी क्षेत्र के हुल्लापुर के पास का यह मामला है, जहां पर आम, महुआ जैसी जगहों पर धड़ल्ले से ये कारोबार चल रहा है, जहां पर वन माफिया सक्रिय हैं पूरी तरह से और इलेक्ट्रॉनिक आरा जो है वो बाग की सफाई कर रहा है। बता दें आपको कि इस मामले की सूचना सरेनी कोतवाल को जब दी गई तो जानकारी के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय पुलिस और वन विभाग की शय पर यह काम जारी है, जहां हरे भरे पेड़ों की कटान की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरा भरा प्रदेश बनाने की मुहिम पर लगे हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर अभियान को पलीता लगाते हुए ये अधिकारी दिख रहे हैं। स्थानीय पुलिस, वन विभाग और वन माफिया की सांठगांठ से धड़ल्ले से हरे भरे पेड़ों का कटान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा एक ट्रक लदा हुआ खड़ा है, जिसपे हरे भरे पेड़ों को काट कर लादा जा रहा है, लकड़ियां लादी जा रही हैं और धड़ल्ले से बिना किसी खौफ के ये जो काम है वो किया जा रहा है। वन माफिया पूरी तरह सक्रिय हैं और जो आसपास के लोग हैं उनका, स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस से शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और आपको बता दें कि हरे भरे पेड़ों का जो कटान है वो लगातार यहाँ पर जारी है और वन माफिया और वन अधिकारियों की मिलीभगत से ये काम किया जा रहा है। और सावन के आखिरी सोमवार को जिले के सभी शिव मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ चुका है। शहर के बीच स्थित जगमोहनेश्वर शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस दिन शिव मंदिर की लोगों में इतनी आस्था है कि जो भी भक्त लगातार 40 दिन तक गंगा जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और उनको गंगा जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये झलक कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और आज क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है, आखिरी व्रत है सोमवार का, तो ऐसे में तमाम जो भक्त हैं सुबह से ही मंदिरों के बाहर पहुंच गए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए और उन्हें दूध जल अर्पित करने के लिए। सुबह से ही ये भक्त बिना कुछ खाए पिए मंदिर में लाइनों में खड़े हुए हैं। आखिरी सोमवार है, रायबरेली का सबसे फेमस मंदिर है। यहाँ जितने श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस वजह से रायबरेली में सबसे फेमस मंदिर है ये। चंदापुर एक पता नहीं कितने बहनें और भाई आते हैं इसमें और रुद्राभिषेक के लिए अपने मनोकामना के लिए अपनी मनोकामना मांगते हैं शंकर जी से। कब से मंदिर आ रहे हैं? भाई हम बहुत दिन से आ रहे हैं, मंदिर हैं। जब हमको टाइम मिलता है, हम कोई उसमें बंदिश नहीं, जब हमको टाइम मिलता है तब हम। सावन के आखिरी सोमवार को आज यहाँ पूरे जनपद में जहाँ शिवालयों में
भक्तों का सैलाब उमड़ा। वहीं रायबरेली शहर में स्थित चंदापुर मंदिर में जगमोहनेश्वर मंदिर में आज आस्था का सैलाब उमड़ा है। इस मंदिर में लोगों की इतनी आस्था है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूरा करने के लिए सुबह 4 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार होने के कारण भी आज जो है यहाँ पर भक्त सुबह से ही लगे हुए हैं। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि ये लाइन जो है ये लगभग 3:30-4 बजे से ही भक्त इसी तरह जो है वो लग जाते हैं और उसके बाद जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए अपने बारी का इंतज़ार करते हैं। इस मंदिर में लोगों की इतनी आस्था है कि जो भी यहाँ पर लगातार 40 दिन तक दूध, गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं जिन्होंने अभी अभी भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? लता शुक्ला। लता जी, अभी आपने भगवान के दर्शन किए हैं, तो कब से मंदिर आ रहे हैं और क्या आस्था है? मंदिर में हम पिछले 30 सालों से आ रहे हैं। जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे तब से आ रहे हैं। पहले तो कभी कभी आ पाते थे, लेकिन अभी हम सावन महीने में डेली आ रहे हैं। तो क्या आस्था है इस मंदिर की? चूँकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आस्था यही है, जो दुख हम एक बार इनके माथा झुका के बोल देते हैं, माथा टेक के इनके दरबार में, और ये बोलते भोलेनाथ अपना कष्ट हमने तुमको बता दिया है, इसका निवारण तुम ही करना। तो इस मंदिर में जो है मतलब सारे कष्टों का निवारण होता है लोगों की? बिल्कुल सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। बस सच्चे दिल से आओ और सच्चे हृदय से इनकी पूजा करो, बस देखो फिर इनकी महिमा कितनी अपार है। तो जो भी सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करता है और अपनी मनोकामना की पूर्ति की अर्जी लगाता है, भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पर भक्तों का सैलाब उमड़ता है। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज़, रायबरेली। और बढ़ते अगली खबर की ओर, फतेहपुर जनपद में विकासखंड अमोली के अरगल गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर पर दक्षिण दिशा की ओर भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बना हुआ है। लेकिन ये मंदिर जो अपनी भव्यता के लिए विख्यात है, इसका नाम अर्गलेश्वर नाम से इसे जाना जाता है। और इस मंदिर में शिवलिंग आखिर कहां से आए या किसने स्थापित किए, इसका किसी को कोई पता नहीं चल पाया है। पर स्थापित किए गए शिवलिंग के संबंध में जब मंदिर की पुजारी कमलेश्वरी सरस्वती से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर 40 साल से इस मंदिर में पुजारी हैं और इससे पहले उनके गुरु यहाँ पर थे। और बातचीत के दौरान कहा गया कि लगभग ये मंदिर 1000 वर्ष पुराना हो सकता है, क्योंकि इस मंदिर में एक गुप्त काल की प्रतिमा स्थापित है और इस मंदिर के बारे में कई कहानियां भी विख्यात हैं और कई कहावतें ऐसी जिनका जिक्र किया जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का भी शरण हो रहा है और ये मंदिर सिद्धपीठ धाम है और लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाए वो पूरी होती है। हमारी जन्मभूमि भैया रही है नरैचा गांव, तुम्हारे जिला फतेहपुर में पड़ता है। हमें यहाँ आए हुए 40 वर्ष हो गए, यहीं पर रहते हैं। और यहाँ भगवान शिव का सब लोग सिद्ध पीठ कहते, अर्गलेश्वर नाम से विख्यात हैं। और हम तो जैसा कुछ पौराणिक संबंधों से सीखा कि ओम महेश्वरम नमस्कृते शैलजा गणनायकम गुरुमचा परमात्मने भजे संसार तारणम। तो ये संसार को तारने वाले परमात्मा हर जगह में व्याप्त है, कोई न कोई रूप लेकर के। और जैसे यहाँ कहानी हमने सुनते रहे कि सिद्ध पुरुष भी आए और एक बार हम अपने गुरुजी के सामने उनके दर्शन भी किए, जो आकाशवत उड़ते हुए और यहाँ दर्शन करते थे। तो 1 और 2 बजे के बीच में घंटे की आवाज टन से मचती थी। और बीच में भैया फिर कुछ ऐसा है कि अब बहुत कहानियां सुना कि एक गौ माता आती थी चरने, तो जब वो गौ माता यहाँ पर पहुंच करके खड़ी हो जाए तो उसका दूध अपने आप से आप भगवान शिव के ऊपर निकल जाता था। तो घर वाले लोगों ने सोचा कि ये गौ माता का दूध कहाँ जा रहा है। तो पता चला कि भाई जो चरवा चरा रहा था, तो बोले कि आप इसको पता लगाइए। तो उसने जब पता लगाया तो गौ माता यहीं पर जब खड़ी हो जाए, पूरा दूध निकल करके इनके ऊपर गिर जाए। हमारे गुरुदेव सन 63, 64, 65 हम 3 साल यहाँ परंपरा रहे। इस यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की करोड़ों की संख्या में उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये आज के नहीं है, पुराने से पुराने वर्ष के, ये बहुत पुराने हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि यहाँ पर
जैसे अभी ने पंडित जी बताया ऐसे उन्होंने हमें मतलब बताया था गुरुदेव ने। और यहाँ हम सब यहाँ जंगल ही जंगल था। 67-64 में यहाँ सब, यहाँ नदिया तक जंगल था, इधर जंगल था, इधर जंगल था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। यहाँ पर ये कोई जितनी भी अभी बिल्डिंगें बनी हैं सुविधाएं, ये कुछ नहीं थी, केवल इन्हीं ककड़ियाँ ईंटों की। और अगली खबर अब कानपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के कोर्ट से संदिग्ध परिस्थितियों में भागने का मामला सामने आया। कोर्ट के पेशकार ने कोतवाली थाना पुलिस में कार्रवाई के लिए तहरीर दी है और तहरीर में कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट परिसर से फरार होने का जिक्र किया गया। तो वहीं इस पूरे मामले पर अब आर्य न्यूज के संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। लगातार 2 दिन से कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी का जो मामला है वो पूरी तरह से तूल पकड़ रहा है, जिसको जानने के लिए हम मंत्री जी के पास बैठे हुए हैं और हम जानते हैं पूरा मामला क्या। मंत्री, क्या मामला है पूरा ये? देखिए, आर्म्स एक्ट का मुकदमा हम लोगों के ऊपर 91 से लगाया गया था, वही अदालत में लंबित था। उसी की कल तारीख थी। उसी तारीख में मैं कल अदालत गया था। अदालत में थोड़ी देर रुकने के बाद, क्योंकि वहाँ समय ज़्यादा लग रहा था, अदालत में उसके बाद वकील से बात हुई। वकील ने कहा जाइए यहाँ 3-4 बजेगा, हम 311 में बहस की तारीख ले करके और आगे आपको बताएंगे। जिरह की तारीख जब मिल जाएगी तब आप टाइम निकाल करके आ जाइएगा एक दिन। और मैं वहाँ से इसके बाद निकल आया। उसके बाद 12 बजे के बाद क्या घटना हुई है मेरे को जानकारी नहीं है। वकील ने कहा था हम आपको तारीख बताएंगे। उसके बाद वहाँ पर मेरे को मीडिया के लोगों ने ज़रूर बताया कि इस तरह, तो मैंने कहा नहीं ना, मैं आया हूँ ना, मेरे सामने कोई इस तरह की बात हुई। लगातार मीडिया में जो कल से मामला जो चल रहा था, आपने बताया कि मैं वहाँ से चला आया, जो वकील जो आपके हैं उन पे भी गंभीर आरोप लग रहा है और आपके लिए भी मीडिया में लगातार रूप से चला कि वहाँ रफू चक्कर हो गए या सारी चीज़ें, उसमें क्या कहना है आपका? और जो वहाँ जो रीडर थी कामिनी, शायद ACMM 3 की, उसने आपको शायद वकील को लेकर या आपको लेकर तहरीर दी है, इसमें क्या पूरा मामला, क्या चीज़ें हैं? देखिए, मेरे को उसके बाद की घटना नहीं मालूम, लेकिन मेरे खिलाफ जो उन्होंने तहरीर लिखी वो गलत है। अदालत के अंदर से न मैंने कोई कागज़ लिया है, न मैं वहाँ इतनी देर रहा हूँ। अगर रहा भी होंगे तो वहाँ CCTV से सब जानकारी हो जाएगी, फुटेज लगे होंगे। वो उन्होंने गलत रिपोर्ट दी है। मेरा उस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं कोई पेपर न कोई आर्डर लेके वहाँ से आया। और ये मुकदमे का जो मामला था, ये क्या मामला था और किसकी सुनवाई कल थी? किस मुकदमे की? वही आर्म्स एक्ट की या इसके अलावा कोई और मुकदमा था? आर्म्स एक्ट की मुकदमे की ही कल सुनवाई थी और भी फाइलें लगी थी। जो 2 फाइलें और थी ग्वालटोली थाने से संबंधित, वो भी फाइलें लगी थी। तो क्या इसमें ये कहा जा सकता है कि ये जो विपक्ष के नेता हैं इनकी कोई साजिश है या कुछ इस तरह का कोई मामला है? क्या आप कुछ बता सकते हैं हमारे चैनल को? देखिए, अब विपक्ष के नेताओं को बिना सोचे समझे, बिना सही तथ्य के जाने कोई न ट्वीट भी करना चाहिए, न रिट्वीट करना चाहिए, न कोई अपना पक्ष रखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष है, आज हमारे बड़े जिम्मेदार नेता हैं और उनकी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट आया कि गिट्टी चोरी में मंत्री को सजा सुनाए जाने के पहले फरार, आज तक मेरे ऊपर न तो कोई गिट्टी चोरी और कोई थी। किस मुकदमे की? वही आर्म्स एक्ट की या इसके अलावा कोई और मुकदमा था? आर्म्स एक्ट की मुकदमे की ही कल सुनवाई थी और भी फाइलें लगी थी। जो 2 फाइलें और थी ग्वालटोली थाने से संबंधित, वो भी फाइलें लगी थी। तो क्या इसमें ये कहा जा सकता है कि ये जो विपक्ष के नेता हैं इनकी कोई साजिश है या कुछ इस तरह का कोई मामला है? क्या आप कुछ बता सकते हैं हमारे चैनल को? देखिए, अब विपक्ष के नेताओं को बिना सोचे समझे, बिना सही तथ्य के जाने कोई न ट्वीट भी करना चाहिए, न रिट्वीट करना चाहिए, न कोई अपना पक्ष रखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष है, आज हमारे बड़े जिम्मेदार नेता हैं और उनकी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट आया कि गिट्टी चोरी में मंत्री को सजा सुनाए जाने के पहले फरार, आज तक मेरे ऊपर न तो कोई गिट्टी चोरी और कोई इस तरह का मुकदमा दायर हुआ। विद्यार्थी जीवन से छात्र हितों को संघर्ष ले करके ही हमारे ऊपर जो मुकदमे थे वही है। हमने कभी इस तरह के न काम किए हैं, न मेरे ऊपर कोई इस तरह के मुकदमे कायम हुए। लेकिन कल जो उनका ट्वीट आया वो निंदनीय था। उनको कम से कम सही तथ्य की जानकारी करके ही करना चाहिए। वो बड़े जिम्मेदार पद पर हैं
नेता सदन के बाद नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी माननीय सदस्य के ऊपर या माननीय मंत्री के ऊपर कोई सही आरोप हो उस पर वो कोई टिप्पणी दे सकते, कह सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन गलत आरोप लगा करके जो उन्होंने टिप्पणी की है वो उचित नहीं है उनके लिए। अच्छा, जो आप मतलब जिन लोगों ने आपके लिए इस तरह की बातें कही हैं या तहरीर दी है या नेता प्रतिपक्ष ने जो इस तरह के ट्वीट करा है, इस पर क्या कोई ठोस कदम उठाएंगे अगर जो सारी चीज़ें क्लियर निकल के आती है कि आपका कोई दोष नहीं था किसी चीज़? पहले सब क्लियर निकलने दीजिए। तमाम मीडिया के लोगों ने भी गलत सलत चलाया है और ये आज बड़ी परंपरा खराब है कि बिना सोचे समझे, बिना सही तथ्य जाने लोग खबरें चलाने लगते हैं और बाद में वही गलत साबित होती हैं। कल जो भी खबरें चल रही थी तमाम चैनलों में कि गिट्टी चोरी के मुकदमे में सज़ा होने वाली थी, वो भाग गए। आज आर्म्स एक्ट निकल आया, सही तथ्य बाद में पता चला, खबरें लोग पहले चलाने लगे। तो कभी भी किसी भी मीडिया चैनल को भी इससे बचना चाहिए और नेताओं को भी बचना चाहिए। फिर जिम्मेदार नेताओं को तो और बचना चाहिए कि सही तथ्य जानकारी करके ही कोई काम करना चाहिए। नेताजी का कहना है कि जो मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह से निराधार थे, जिसको लेकर मैं कल कोर्ट जाऊंगा और कल कोर्ट में जाकर पूरी चीज़ों की दोबारा जो सुनवाई है उन पे देखूंगा जाकर और जिनकी गलतियां हैं उनके लिए कोई ना कोई कदम उठाऊंगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ प्रभात नागेंद्र त्रिवेदी, आर्या न्यूज़, कानपुर। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजीपुर से खबर है, जहां कानपुर क्षेत्र के सिधौना स्थित सिद्धेश्वर महादेव धाम पर आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा ने गणमान्य लोगों के साथ तिरंगा देकर अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने के लिए आह्वान किया। रविवार को अपने गृहग्राम सिधौना पहुंचे आयुष और खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन राज्य मंत्री डॉक्टर दयालु मिश्रा ने अपने आयुर्वेदिक बागवानी का भी निरीक्षण किया और एक औषधीय पौधे का भी पौधारोपण किया है। तो साथ ही साथ वहां उपस्थित सभी लोगों को आयुर्वेद और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में भी जागरूक किया गया। सिद्धेश्वर महादेव धाम पर क्षेत्रीय गणमान्य और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से आजादी के स्वर्णिम काल में 75वें अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया गया है। सभी लोगों को राष्ट्रीय ध्वज सौंपते हुए उन्होंने अपने अपने घरों समेत अन्य घरों पर भी मकान पर, मड़ाई, झोपड़ी या फिर हवेली पर या प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा ने 13 अगस्त को सिधौना बाजार में आयोजित तिरंगा पद यात्रा और सिधौना गांव के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने की भी बात कही। 15 अगस्त के पूर्व हर घर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना है उसकी कड़ी में हम संगठन का ये फैसला हुआ है कि प्रभात फेरियां निकलेंगी सुबह जन जागरण के लिए और मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर हम सब लोग सबको पूरे समाज को ये अभियान 13 से 15 तक का ये मिशन है कि 2 दिन सबके दरवाजे पे को हर घर भारतीय तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उससे फहराएगा। और अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीते दिन 3 छात्रों को गोली लगने के बाद ये मामला अब गर्माता जा रहा है। छात्रों को गोली लगने के बाद आज एएमयू के करीब 2 दर्जन छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सैयद गेट को बंद करके धरने पर बैठ गए हैं। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के दौरान आर्ट फैकल्टी के सामने एएमयू के एक छात्र के द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया था। छात्र द्वारा किए गए फायर से करीब 3 छात्रों को गोली लगी थी, जिसके बाद छात्रों को जेएन मेडिकल में भर्ती करा दिया गया और इस पूरी घटना के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हालांकि गोली लगने से एएमयू के छात्रों में आक्रोश है। इसी को लेकर आज करीब 2 दर्जन से अधिक छात्र एएमयू के बाबे सैयद गेट के पास आ गए हैं और गेट को बंद कर धरने पर बैठ गए हैं। तो वहीं छात्रों के द्वारा प्रदर्शन की सूचना पर इलाके की पुलिस और प्रेक्टोरियल टीम मौके पर पहुंची है और छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया। फिलहाल पुलिस अधिकारियों को प्रेक्टोरियल टीम के समझाने के बाद भी छात्रों ने धरना समाप्त नहीं किया है और लगातार ये छात्र अपनी मांग पर डटे हुए हैं। मामला ये हुआ कि कल एक आर्ट्स फैकल्टी के पास सामने और आर्ट्स फैकल्टी के अंदर भी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें फायरिंग हुई है और हमारे पास जो रिपोर्ट आई उसमें रिपोर्ट में आई कि एक लड़का है उसको कुछ लोग जो है मोटरसाइकिल पे बिठा करके यानी किडनैप करके ले जाना चाहते थे।
और उसी दौरान जो है फायरिंग का भी हुई है, फायरिंग हुई, हवा में फायरिंग हुई है और एक लड़के को जिसका नाम काशिफ है उसको चोट भी लगी, सर पे चोट लगी है और उस सिलसिले में FIR भी हो गई है और पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और उसमें हम CCTV फुटेज से दिखवा रहे हैं जो लोग भी जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोई भी हो, हुसेवर में भी, उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी भी कार्रवाई करेगी और पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। हमारी मांग ये है कि कल हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे तो फैकल्टी के अंदर कुछ बाहरी लड़कों ने जो इलीगल है, स्टूडेंट भी नहीं है, उन्होंने जो है फायरिंग की है 2 पिस्टलों से। तो हमारी मांग ये है कि फैकल्टी के अंदर पिस्टल कैसे अलाउ हुई है और डीन ऑफिस के सामने ये सब हुआ है, तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो वहाँ पे जिसकी ड्यूटी थी, जो भी वहाँ पे प्रोफेसर वगैरह थे। और हम लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई हो रही है? जनरल स्टूडेंट की सेफ्टी कौन लेगा? जनरल स्टूडेंट की सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, प्रशासन ये कह रहा है, प्रॉक्टर वाले ये कह रहे हैं कि फैकल्टी अलग है। फैकल्टी AMU से अलग कैसे हो गई? प्रॉक्टर की टीम ने और पुलिस ने, प्रशासन ने कार्रवाई तो की है इसमें, तो आप क्यों धरना दे रहे हैं? कहाँ कार्रवाई है? पिस्टल कैसे अलाउ हो गई फैकल्टी की? कहाँ किसी को पकड़ा? और अब आपको बता दें कि खबर आगरा से है, जहां तिरंगा न लगाने का एक हिंदूवादी संगठन ने ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने अपने घर और प्रतिष्ठान पर तिरंगा न लगाने का ऐलान किया। साथ ही साथ राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने ताजमहल पर सबसे पहले तिरंगा लगाने की मांग उठाई है। तेजो महल यानी ताजमहल पर उसकी टिकट पर जब तक तिरंगा नहीं लगेगा तब तक संगठन के लोगों का कहना है कि वो भी अपने प्रतिष्ठानों और घरों पर तिरंगा नहीं लगाएंगे। आपको बता दें कि 13 अगस्त से पहले ताजमहल पर तिरंगा लगाने की मांग उठाई जा रही है। हिंदूवादी संगठन का ये कहना है कि ताजमहल से, तिरंगे से भारत की जो पहचान है वो तिरंगे से है, ताजमहल से नहीं। इसीलिए मांग उठाई जा रही है कि ताजमहल पर झंडा फहराया जाए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि संगठन के पदाधिकारियों ने इस मांग का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा, लेकिन राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत तिरंगा नहीं लगाएगा। पूछो क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि तेजो महल जो आगरा में है उस पे तिरंगा लगा है क्या? जो टिकट काटते हैं उस पर तिरंगा लगा है क्या? अगर ताजमहल पर तिरंगा नहीं लगेगा तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत और उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी कहीं भी तिरंगा नहीं लगेंगे। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत की मांग है, हर इमारत पे, हर देश के हिस्से में, चाहे वो कोई भी हिस्सा हो, कोना कोना हो, हिंदुस्तान का तिरंगा लगना चाहिए। अगर ताजमहल पे 2 दिन में तिरंगा नहीं लगेगा तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत कहीं भी तिरंगा भी नहीं लगने देगा। क्योंकि हम कई दिनों से मांग कर रहे हैं, ताजमहल हिंदुस्तान का हिस्सा है, पूरे विश्व से लोग घूमने आते हैं, हमारे देश की क्या पहचान लेके जाते हैं? क्या ताजमहल से ही पहचान है? तिरंगे से पहचान नहीं है। हमारे देश की पहचान ना कि ताजमहल से, हमारे देश की पहचान है वो तिरंगा से है। इसलिए मैं मांग करता हूं आगरा प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी हमारे ताजमहल, लाल किला, जितने भी हमारी स्मारक हैं उन सभी पर तिरंगा लगना चाहिए। नहीं तो हम इस प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम विरोध करते हैं, क्योंकि हम ही नहीं सबको लगाना चाहिए तिरंगा। अगर नहीं लगेगा तिरंगा 2 दिन के अंदर 13 तारीख से पहले, तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भी तिरंगा नहीं लगाएगा, ना रैली में जाएगा, ना रैली निकालेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए आर्या न्यूज।